और हल्के से, या आप जो इसकी पुरानी वाली बियरिंग है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। अगर वो ना हो तो आप किसी के लकड़ी के गुटके के ऊपर रख के भी इसको ठोक सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट हैमरिंग करने से हो सकता है ये ख़राब हो जाए, तो आप इसका ध्यान रखें। चलिए मैं इसको अलग रख के और ठोक लेता हूँ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं आपका दोस्त कुलदीप। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक ये एग्जॉस्ट फैन की मोटर है, और इसको खोल के देखते हैं। ये जाम है, ये घूम नहीं रहा रोटर इसका, तो इसको खोल के देखते हैं क्या क्या इसमें ख़राब होता है और आप इसको घर में कितना रिपेयर कर सकते हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो। इसको खोलने के लिए सिंपल आप इसके पीछे के कैप में 2-3 नट लगी होती हैं, जैसा आप ये देख पा रहे हैं, 1-2। इसको खोलने के बाद आप इसका कैप पीछे से ऐसे ही अलग कर सकते हैं। इसे मैंने पहले ही खोला हुआ है, मैंने कहा फिर आपके लिए एक वीडियो बना दें इसका। और इसमें ये लगा हुआ है कैपेसिटर। कैपेसिटर का काम ये होता है, क्योंकि इसमें 2 कॉइलें होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी में ये कैपेसिटर लगा होता है, जो इसको मेन घुमाने के लिए, मतलब राइट हैंड या लेफ्ट हैंड किस दिशा में घुमाना है उसका भी ये काम करता है, और ये फेस डिफरेंस का भी काम करता है। अगर आपने इलेक्ट्रिकल में कुछ पढ़ा हुआ है तो आपको इसकी जानकारी होगी, और मेरे हिसाब से इतनी जानकारी आप लोगों के लिए बहुत है। और ये जैसा कि मैं ये देख पा रहा हूँ, 8 MFD तक का इसमें कैपेसिटर लगा सकते हैं, और इसमें 6 का लगा हुआ है। 6 का या 8 का आप कोई भी लगा सकते हैं। मोटर के ऊपर तो फिलहाल लिखा हुआ है 8 MFD का मोटर लग सकता है, माइक्रोफैरेड का। और ये 1400 RPM की मोटर है, एग्जॉस्ट फैन है इसमें, जैसा कि ये लिखा हुआ है, मेड इन इंडिया है। और ये कॉपर और एल्युमिनियम दोनों में आती है। आप देख लें, जो अच्छा हो, ठीक ठाक हो, वो खरीदें। फिलहाल मेरा मेन मोटिव ये है कि ये अगर जाम हो जाए और या आप इसकी आइलिंग या ग्रीसिंग करना चाहें तो इसको पूरा मत खोलिए। जब इसकी वायरिंग टूट जाए या वायरिंग चेंज करने की नौबत आए तभी इसको पूरा खोलिए। मैंने इसलिए खोला है क्योंकि वहाँ वीडियो बनाना आसान नहीं होता है, इसलिए मैं खोल के इसको यहाँ पर लेकर आया हूँ। इसमें मेनली 2 वायरिंग पड़ी होती हैं, एक आगे की तरफ और एक ये पीछे की तरफ। और मुझे इसको पूरा खोलना पड़ेगा, क्योंकि इसकी आप पीछे से अगर मैं आपको दिखाऊँ तो इसकी ये वायरिंग काफ़ी ड्राई हो गई थी, सूखी थी, जिस वजह से इसकी वायरिंग टूट चुकी है। और अगर ये वायरिंग टूटी ना होती तो आप इसको आयलिंग और ग्रीसिंग से काम चला सकते थे। और ज़्यादातर एक विशेष का ध्यान रखें कि इसमें आप ग्रीस का यूज़ ना करें, और अगर ग्रीस का यूज़ करें भी तो ग्रीस में मोबियाइल को अच्छे से मिक्स कर लें, मतलब वो बिल्कुल हार्ड ना रहे, क्योंकि ये होता है, ये 1400 RPM में घूमता है, और जिस वजह से इसमें हीट जनरेट होती है, और हीट जनरेट से ग्रीस जो है जल के ख़राब हो जाती है, और फिर आप जानते हैं जल के इसी में जाम कर देती है। तो वो जितना लुब्रिकेंट का काम करती है, उससे फिर वो गर्म होने के बाद उससे भी बेकार करती है। और आप इतनी अच्छी ग्रीस बहुत मुश्किल है मार्केट में मिले जो इस तरीके की हो कि वो हीट मारने पर अपना लुब्रिकेशन खोने ना पाए, वो एक अलग का विषय है। इसको खोलने के लिए सिंपल, आप इसमें बोल्ट लगे होते हैं, कई मोटर होती हैं उनमें ऊपर से ही लगे हैं, तो आप पेचकस से खोल सकते हैं। इसमें फ़िलहाल 4 बोल्ट दी गई हैं, जिनको आप इस तरीके से आराम से खोल सकते हैं। और खोलने से पहले इसको आप अगर पहली बार खोल रहे हैं तो एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, इसको आप बोल्ट भले ही खोल लें, बट इसके जब आप दोनों पल्ले अलग करें तो निशान लगा लें, क्योंकि अगर सेम डिस्टेंस पे इसके पल्ले नहीं आते हैं तो कभी कभार क्या होता है कि दोनों वायरिंग आउट हो जाती हैं। वैसे ऐसा बहुत ही कम होता है, ये जो सस्ती कंपनियां या लोकल पंखे होते हैं उनमें ज़्यादा होता है, विशेषकर कि वो ऐसे पल्ले बनाते हैं कि जो ठीक से बैठते नहीं हैं आपस में। और फिर प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप दोबारा वापस मोटर बांधते हैं तो उसमें क्या होता है, इसका जो रोटर है वो इसकी जो अंदर जिसमें कोर होती है उसमें ये रगड़ खाने लगता है, और जिससे आवाज़ होती है, फिर पंखा जाम चलता है और जल्दी ख़राब हो जाता है। तो उसके लिए आप सिंपल जब इसको खोलने आप चलें उसके पहले ही एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि खोलने से पहले आप इसमें 2 इस तरीके के निशान लगा लें। अगर आपके पास परमानेंट मार्कर हो तो परमानेंट मार्कर से लगा लें, वरना आप कोई पेचकस से इस तरीके के निशान लगा लें अच्छे से, जो डार्क हो, जिससे ये होगा जब आप इसको पल्लों को बांधेंगे तो ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। और ये एक पेंच जो है फ्री हो गया है, इसको मैं एक तरफ से प्लास से पकड़ के और फिर खोलने की कोशिश करता हूँ। और अगर ये पेंच ना खुले तो अगर आपके पास ग्राइंडर या आरी वगैरह हो तो आप उससे इसको काट भी सकते हैं, जैसा आपको उचित दिखाई पड़े। मैं इसको खोलने की कोशिश करता हूँ, अगर ये खुल जाता है तो ज़्यादा अच्छी बात है। इस तरीके से इसको खोलने के बाद ये कैप इसकी अलग निकाल कर रख दें, और ये पल्ले 2 अलग अलग होंगे, ये एक तरफ होगा और ये एक तरफ होगा। तो आप इसको निकालने के लिए
हल्की सी हैमरिंग भी कर सकते हैं, ज़्यादा हैमरिंग मत करिएगा। अगर यहाँ पर कॉलर बन गई तो वायरिंग निकालने में या इसका जो आगे का फैन होता है वो लगाने में प्रॉब्लम होती है। हल्का हल्का इसको इस तरीके से ठोक के और आगे या पीछे का पल्ला निकालने की कोशिश करें। जैसा आपको उचित दिखाई पड़े वैसा करें। और जैसा आप देख पा रहे हैं ये आगे वाला पल्ला निकल गया है और मेरा मेन मोटिव है इसका रोटर बाहर निकालना। ये इस तरीके से आप ठोक के और इसका रोटर इस तरीके से आप निकाल लेंगे। और फिलहाल इसको एक बार सरसरी नज़र से देख लेंगे कि ये जला वगैरह नहीं है, कहीं से कटा वगैरह नहीं है। और ये अगर सब कुछ ठीक है तो इसको किनारे रख देंगे क्योंकि इसका अभी कोई काम नहीं है। मेरा मेन काम इस पे है, इसकी दोनों वायरिंग निकालनी है। और इनकी दोनों वायरिंग निकालने के लिए आपके पास अगर पुलर हो तो आप पुलर का यूज़ कर सकते हैं, और अगर पुलर नहीं है तो मैं आपको जुगाड़ बताऊँगा। इस जुगाड़ से आप इसको आराम से निकाल सकते हैं। आपके पास अगर कोई बड़ी रिंच है तो आप इस तरीके से लेके और निकालने की कोशिश कर सकते हैं। इस तरीके की रिंच और एक छेनी या और भी कोई वज़नदार वस्तु हो, इस तरीके से रखेंगे उसको और दूर से इस तरीके से हैंडल करेंगे हल्की हल्की हाथों पे। और ये काम आप नीचे भी रख के कर सकते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं ये हल्का सा ऊपर उठ गया है और मैं इसको नीचे पे रख के, क्योंकि मेरी मेज़ थोड़ी सी कमज़ोर है, हो सकता है वो टूट जाए, तो मैं इसको नीचे रख के भी ये आप काम कर सकते हैं। इसे बोरे पे इस तरीके से रख के और इस तरीके से रिंच को फंसा लें और इसके पीछे कुछ ऐसा वज़न रखें ताकि ये बिल्कुल सीध में हो। और फिर आप यहाँ पर इसको चोट मारेंगे तो ये वायरिंग अपने आप निकल जाएगी। मैं इसको निकाल के फिर वीडियो शुरू करता हूँ। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं सिंपल ये वायरिंग निकल गई है। और अगर आप ये आगे वाली भी चेंज करना चाहें, वैसे इसमें डग वगैरह नहीं है, इसको आप ना भी चेंज करें तब भी काम चल जाएगा। और अगर आपको आगे वाली भी वायरिंग निकालनी पड़े, अगर ये भी ख़राब हो गई हो, तो सिंपल इसके पहले आप निकालने से पहले इसका आगे इस तरीके से इसको साफ़ कर लें, जो भी कचरा या गंदगी लगी हो। और सिंपल वही जो मैंने पहले बताया है, कोई ऐसी रिंच लें जो इसके बराबर में फिट हो जाए और इसको इस तरीके से लगा के और वापस इस तरीके से हैमरिंग करेंगे, ये निकल जाएगी। तो मैं इसको भी निकाल देता हूँ। और अगर आपकी सॉफ्ट जो है ये हल्की यहाँ से कट गई हो, जैसा आप इस पर देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे हल्की सी छेनी से यहाँ पर हल्का हल्का कट बना दें अगर वायरिंग यहाँ पे ढीली बैठ रही हो। जिससे क्या होगा, अगर यहाँ पे वायरिंग ढीली होगी तो ये रगड़ खा के सॉफ्ट और घिस जाएगी और इसमें वाइब्रेट होगा, मोटर जल्दी ख़राब हो जाएगी हीट मार के। तो अगर ऐसी कंडीशन बन रही है कि वायरिंग जो है बैठाने पे ये यहाँ से हल्की लूज बैठ रही है, तो एक किसी छेनी की मदद से ये किसी के वेट के ऊपर रख के दिखा रहे हैं आपको, 1 मिनट। आप इस तरीके की छेनी की मदद से यहाँ पर इस तरीके से छेनी रख के और इसमें थोड़े थोड़े दांत बना लेंगे, जिससे वायरिंग थोड़ी सी टाइट बैठे इस पर। ठीक है। और चलिए तब तक मैं एक काम और बता देता हूँ। किसी के मोटर में वायरिंग ही ना ख़राब हो, अगर वो कॉइल चेक करना चाहे अपनी की एग्जॉस्ट की, उसकी कॉइल ठीक है कि ख़राब हो गई है, तो उसको चेक करने के लिए सबसे पहले आप इस तरीके से ये देख लें कि कौन सी डायरेक्ट है, कौन सी कैपेसिटर के साथ में है। जो डायरेक्ट है वो प्राइमरी है, बाकी सेकेंडरी में ये कैपेसिटर लगा हुआ है। और ज़्यादातर 80% जो रेड कलर से वाइंडिंग होती है वही डायरेक्ट होती है और ब्लैक कलर की उसके साथ कैपेसिटर बंधा रहता है। तो मैं इसको इस तरीके से खोल के और आपको एक बार दिखा भी देता हूँ, चेक करने के लिए आपको कि ये मोटर बिल्कुल ठीक है कि नहीं है। उसके लिए आपको एक बोर्ड, स्विच बोर्ड की और एक 100 वाट के बल्ब और होल्डर की ज़रूरत होगी। सिंपल इसको बनाने के लिए आप 2 तारों को सीधा लाएंगे और इस तरीके से ये इधर ये प्लग है, इसको आप डायरेक्ट इन कर देंगे 220 वोल्ट में, और बीच में एक में तार कट करके होल्डर बांध के ये 100 वाट का बल्ब लगा लेंगे और ये 2 तार इस तरीके से आगे निकाल देंगे। तो जब हम इन दोनों तारों को आपस में टच कराएंगे सर्किट कंप्लीट होगा और बल्ब ग्लो करेगा, जैसा आप देख पा रहे हैं। तो इनकी कॉइल को चेक करने के लिए सिंपल आप एक तरफ इधर लगाएं और लाल वाले में लगाएंगे। अगर ये बल्ब ग्लो कर रहा होगा तो इसका मतलब इसकी जो कॉइल है वो बिल्कुल ठीक होगी। ऐसे ही एक बार आप ब्लैक वाले में भी चेक कर लेंगे और जैसा आप ये देख पा रहे हैं ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैपेसिटर को भी एक बार आप चेक करना चाहें तो इस तरीके से चेक कर लें, लेकिन एक चेक करने के बाद एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, आप चेक करने के बाद कैपेसिटर को डिस्चार्ज ज़रूर कर लें। अगर ये ख़राब होगा पंखा तो कैपेसिटर इससे डिस्चार्ज नहीं होगा और आपको हो सकता है करंट मार दे, इसका विशेष ध्यान रखें। तो कैपेसिटर को एक बार डिस्चार्ज ज़रूर कर लें। और कैपेसिटर चेंज करना चाहें तो आप इस तरीके से खोल के और इसका कैपेसिटर भी चेंज कर सकते हैं। कैपेसिटर इसमें 6 से 8 MFD का कोई भी बांध सकते हैं। स्पीड अगर लो हो गई हो तो आप ये कैपेसिटर चेंज कर दें। और बियरिंग में कभी भी ग्रीस का प्रयोग ज़्यादा ना करें, थोड़ी बहुत ग्रीस लगी रहने दें। और ज़्यादातर हो सके तो आप मोबियाइल जो है वो आप 8 से 10 रुपए की पेट्रोल पंप पे पाउच मिलती है, उसको आप सिरेंज में भर के और उसी को डालें, ज़्यादा बेहतर रहता है। क्योंकि ग्रीस मैंने पहले भी बताया है हीट मारने के बाद
ग्रीस जो है वो ख़राब हो जाती है। और ये मूवी ऑयल इसीलिए यूज़ किया जाता है कि आप मूवी ऑयल का ही यूज़ कीजिएगा, और ग्रीस हल्की सी इसमें ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि मूवी ऑयल जब ये काफ़ी स्पीड में चलता है हीट होके ये थोड़ा सा पतला हो जाता है और ये बह के बाहर निकलने का डर रहता है। इसलिए मैं ये बताता हूँ कि इसके साथ में आप ग्रीस का भी प्रयोग करें। जैसा कि इस वायरिंग का नंबर देख रहे हैं 6202 है जेड, और ये मुझे 40 रुपये की मिली हुई है, और इससे थोड़ी सी अच्छी है वो 80 रुपये की मिलती है। तो जैसा आपका बजट हो आप वैसा इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसको डायरेक्ट ऐसे न लगा के इसका एक तरफ का ये कवरिंग निकाल दें और इसमें थोड़ा सा मूवी ऑयल ऐड कर दें। इसको निकालने के लिए आप कोई भी पतले पेचकस का यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके का कोई पतला पेचकस लेके और इसके एक तरफ इस तरीके से लगा के और इसके ऊपर वाली एक तरफ की ये कवरिंग इसको निकाल दें, और इस पर कोई भी अलग से आप ग्रीस वगैरह ऐड ना करें, केवल मूवी ऑयल इस तरीके से लें, बिल्कुल जला वाला नहीं, अच्छा वाला, और इस तरीके से इसमें ऐड कर दें केवल मूवी ऑयल। क्योंकि ग्रीस आप उतनी अच्छी नहीं ला पाते हैं, या बहुत बेहतरीन आपके पास ग्रीस हो जो हाई टेम्परेचर में अपना गुण जो बनाए रखता है, वैसी वाली ग्रीस हो तो ही उसका यूज़ करें। और इसको लगाने के लिए आप सिंपल इस तरीके से रखें और हल्के से, या आप जो इसकी पुरानी वाली बियरिंग है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। अगर वो ना हो तो आप किसी के लकड़ी के गुटके के ऊपर रख के भी इसको ठोक सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट हैमरिंग करने से हो सकता है ये ख़राब हो जाए। तो आप इसका ध्यान रखें। चलिए मैं इसको अलग रख के और ठोक लेता हूँ। और इस तरीके से इसको आप फिट करने के बाद इसमें हल्का सा मूवी ऑयल इस तरीके से ऐड कर दें, और चलिए इसको जिस तरीके से खोला था वापस उसी तरीके से बांध लेते हैं। और जैसा कि मैंने निशान इसमें लगाए हुए थे, उस निशान को बराबर रख के और इस कवरिंग को आप वापस लगा सकते हैं। इस तरीके से रॉड लेके इसको आप वापस जैसे ही खोला था वैसे इसको बांध लेंगे, और नेट को पूरा पूरा नहीं कसेंगे। आमने सामने की एक एक नेट लगाने के बाद ही आप इसको टाइट करेंगे, कि एक ही तरफ के दोनों नेट नहीं लगाएंगे। पहले आमने सामने के एक एक नेट लगाकर और इसको अच्छे से टाइट कर लेंगे। इस तरीके से टाइट करने के बाद इसको आप एक बार घुमाकर हाथ से भी देख लेंगे। जैसा कि ये बहुत बेहतरीन चल रहा है। और अब इसके बाकी के दो नेट भी टाइट कर लेंगे। मेरे पास दो नेट नहीं है, एक ही नेट है, तो मैं उसको ही टाइट कर रहा हूँ। एक नेट में बाद में टाइट कर दूँगा, और ना भी हो तो आप उसको दो नेट पे भी काम चल जाएगा आपका। तो इस तरीके से आप इसका वायरिंग चेंज कर सकते हैं। कैपेसिटर चेंज करने के लिए मैंने आपको बताया है, जिस तरीके से इसमें बंधा हो आप वैसे ही एक 6 MFD का कंडेंसर ला के, और अगर आप नए सिरे से बांध रहे हैं तो भी मैं आपको बता दूं, गर्मी में तो क्या करेगा। इसमें ये रेड जो है ये डायरेक्ट रहता है। और अगर आप बिल्कुल नए सिरे से बांधना चाहें फिर भी मैं बता दूं, इसमें ज़्यादातर 4 वायर बाहर निकले रहते हैं, तो आप इसको चेक कर लें। 2 वायर एक कॉइल के होंगे और 2 वायर दूसरी कॉइल के होंगे। ये दो एक एक तरफ के, ये दोनों कॉइल के आप इस तरीके से आपस में कर लें, और यहाँ से एक वायर का यहाँ से जाएगा करंट, और जो दूसरे वायर दो बचे उनमें आप कैपेसिटर लगाते हैं इस तरीके से। और इसमें डिसाइड कर लें, एक जो मीटर अगर आपके पास हो तो जो इसमें ज़्यादा रीडिंग बता रहा होगा वो प्राइमरी होगी, और जिसमें कम रीडिंग बता रहा होगा उसके साथ ये कैपेसिटर बंधेगा। तो आप वैसे भी चेक कर सकते हैं। और चूंकि मैंने इसको खोला भी नहीं है पूरी तरीके से, जैसा था वैसा ही मैं बांध रहा हूँ, तो मैं बिना चेक करे भी बांध सकता हूँ इस तरीके से। जैसा ये बंधा हुआ था वैसे ही मैं बांध दे रहा हूँ, और इसको टेपिंग कर दूंगा।
तो मैंने इसकी टेपिंग कर दी है, एक बार आपको बता देता हूँ। ये इसकी प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है। ये प्राइमरी और सेकेंडरी को आप आपस में कनेक्ट करके और एक वायर डायरेक्ट ऐसे ही बांध देंगे जो आएगा 220 वोल्ट से। और ये जो एक एक बचेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी के, उसमें एक सेकेंडरी वाले के साथ आप एक कैपेसिटर बांध देंगे और प्राइमरी को एक डायरेक्ट, ये यहाँ पर एक कैपेसिटर और एक कॉइल डायरेक्ट आई हुई है और एक ये वायर 220 वोल्ट की तरफ से, और इस तरीके से कनेक्शन हो गए हैं। और इसको आप एक बार चेक कर लें और फिर इसका आप बैक कवर बांध दें।